राजस्थान की 5 साल की बच्ची का हुआ पुनर्जन्म। बताई अपने पिछले जन्म की पूरी घटना। पुनर्जन्म की घटनाओं को कई लोग सच मानते हैं तो कई लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग ईश्वर में मानते हैं वो लोग पुनर्जन्म को और उनसे जुड़ी घटनाओं को भी स्वीकार करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपने पुराने जन्म में हुई घटना की जिम्मेदारों को अपने नए जन्म में सजा दिलाई। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये घटना है राजस्थान में रहने वाली बानी की। बानी एक 16 वर्ष की लड़की थी और एक जिम्नास्टिक प्लेयर थी। बानी कई राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा ले चुकी थी। बानी अपनी जिंदगी में काफी कुछ हासिल कर चुकी थी। घर, परिवार, समाज में उसकी इज्जत काफी ज्यादा थी। बाकी की लड़कियां बानी से काफी प्रोत्साहन लेती थीं। इन सब के बावजूद बानी काफी दुखी थी। दरअसल काफी दिनों से उसे एक सपना परेशान कर रहा था। हालांकि एक सपना जो बानी ने देखा था वह समझ नहीं पाई थी। बस वह इतना समझ पाई थी कि एक लड़की बेबस होकर रो रही है, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह काफी परेशान रहने लगी थी। सब कुछ होने के बावजूद वह खुश नहीं थी। न उसने अपनी यह परेशानी या अपने सपने के बारे में अपने माता पिता को बताया था और न ही किसी दोस्त को। वह अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। हमेशा की तरह बानी एक दिन अपनी जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस के लिए क्लब गई। उसे प्रैक्टिस करने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वह तैयार होकर प्रैक्टिस करने लगी। सुबह से ही बानी का मूड काफी खराब था और वह सुबह से सबसे लड़ाइयां किए जा रही थी। शायद इसलिए जिम्नास्टिक में भी उसका मन नहीं लग रहा था और उसने अपने एक फ्रेंड को गुस्से में भला बुरा कह दिया और गुस्से से प्रैक्टिस छोड़कर बैठ गई। उसे गुस्से में देखकर उसके कोच उसके पास आए और उसके गुस्से की वजह पूछने लगे। यह कोच बानी के साथ करीबन 10 सालों से था। इसने ही बानी को जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग दी और आज बानी जो कुछ भी थी वह अपने कोच के कारण ही थी। बानी अपने कोच पर बहुत भरोसा करती थी। उसने अपने कोच को अपने सपने के बारे में बताया। कोच को कुछ खास समझ में नहीं आया, लेकिन उसने फिर भी बानी के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। बातों ही बातों में बानी का कोच उसके कंधे पर हाथ रखने लगा। कंधे से कोच ने अपने हाथों को धीरे से बानी के कमर पर रख दिया और अपने करीब खींचने लगा। ऐसा बानी के साथ कई बार हो चुका था, लेकिन इस बार बानी ने कोच की हरकत पर बवाल खड़ा कर दिया। उस कोच की नीयत बानी के लिए सही नहीं थी। बानी को इस बात का एहसास हो चुका था, क्योंकि कोच के छूने पर बानी को घिन मचने लगी थी। बानी ने गुस्से में कोच को काफी भला बुरा कहा और वहां से चली गई। बानी अपने कमरे में बैठे उन सभी हादसों को याद कर रही थी जो इससे पहले उस कोच ने उसके साथ किए थे। अब बानी को समझ में आ रहा था कि कोच की नीयत सही नहीं है। बानी रो रही थी। उसका रोना सुनकर उसकी माँ तुरंत कमरे में आई और उसे रोता देखकर वह काफी घबराने लगी। बानी ने सारी बात अपनी माँ को बताई। बानी की माँ ने इस बात को वहीं खत्म करने की सलाह दी और कहा कि यदि यह बात बाहर जाती है तो तुम्हारा कमाया इज्जत और खेल के प्रति तुम्हारे जज्बे की इज्जत कोई भी नहीं करेगा। यह सब नीलाम हो जाएगा। माँ की बात सुनकर बानी को काफी बुरा लगा। इस घटना के बाद बानी काफी हताश उदास रहने लगी थी। उसके चेहरे से रौनक खत्म हो चुकी थी। ना वह स्कूल जाती, ना ही जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस ही करती। दिन रात वह अपने कमरे में ही चुपचाप बैठी रहती थी। एक दिन बानी यूं ही गुमसुम से अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके स्कूल की एक दोस्त उससे मिलने आई और उसने बानी को महाराष्ट्र में हो रहे एक कैंप के बारे में बताया, जिसमें बानी के स्कूल के सभी बच्चे हिस्सा लेने वाले थे। बानी ने भी दिलचस्पी दिखाई और तुरंत हामी भर दी। बानी खुश थी क्योंकि काफी दिनों के बाद उसे कहीं बाहर जाने के लिए मिल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी माँ से बहुत नाराज थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसका साथ तब नहीं दिया जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए बानी ने यह ठान लिया कि वह अपने जीवन की हर लड़ाई खुद ही लड़ेगी। वह अपनी माँ को कभी भी किसी भी चीज के बारे में नहीं बताएगी। बस में बैठे बैठे बानी यही सब सोच रही थी कि तभी बानी का एक फ्रेंड उसके पास आकर बगल वाली सीट पर बैठ गया। जब से बानी के कोच ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था, बानी हर लड़के से, हर आदमी से दूर रहने लगी थी,
किसी का उसके नजदीक तक जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने भी अपने सबसे खास दोस्त को अपने से दूर होकर बैठने के लिए कहा। सतीश उसका बहुत अच्छा दोस्त था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बानी अचानक यह व्यवहार क्यों कर रही है। उसने उस वक्त बानी से पूछने के बजाय उसने बानी की बात मानना ही स्वीकार किया। सतीश मन ही मन बानी को बहुत पसंद करता था, इसलिए वह बानी को पता लगाए बिन उसका ध्यान रखता था। वह जहां भी जाती उसके पीछे पीछे चला जाता। बानी को कब क्या खाना है, कब कहां जा रही है, उसकी सेफ्टी सभी सतीश देखता था। महाराष्ट्र कैंप में पहुंचते ही बानी और उसके सारे फ्रेंड सेटल होने लगे। आने वाले 2 दिनों में उनके स्कूल और महाराष्ट्र के एक स्कूल के बीच में एक प्रतियोगिता होने वाली थी, जिसके लिए यह बच्चे इतने दूर आए थे। बानी अपने कमरे में तैयार होकर चोरी चुपके और सबकी नजरों से छुपते छुपाते अपने स्कूल कैंप से बाहर निकल गई। सतीश ने देखा कि बानी अपने कैंप से बाहर जा रही है, तो उसने उसे अकेला छोड़ना सही नहीं समझा और उसके पीछे पीछे निकल पड़ा। हालांकि बानी को इसकी खबर नहीं थी, लेकिन सतीश उसे फॉलो कर रहा था। बानी एक दिन में कई जगह जा चुकी थी, अलग अलग स्टेशन पर उतरती और कुछ लोगों का नाम पूछते हुए उन्हें ढूंढने लगती। सतीश को बानी की ये हरकतें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वह बानी का पीछा करने लगा। एक दिन में बानी ने करीबन 12 जगह पर खोजबीन की। वह किसी का पता लगा रही थी। अंत में जब सतीश थक गया तो उसने बानी को कांडला स्टेशन पर रोक लिया। सतीश को देखकर बानी अचंभित रह गई। साथ ही वह गुस्सा भी करने लगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा पीछा कर रहे हो। सतीश ने बानी को शांत करने की कोशिश की और उससे कहा कि वह उसकी सुरक्षा के लिए ही उसके पीछे पीछे आया था। सतीश ने इन सब बातों को छोड़कर बानी से उसके इस भ्रमण के बारे में पूछा। बानी को कुछ भी बताना उचित नहीं लग रहा था। उसने कहा, माइंड योर ऑन बिजनेस। फिर भी सतीश कहाँ मानने वाला था। वह लगातार बानी से पूछता रहा कि आखिर वह क्यों स्टेशन बदल बदल कर किसी का पता पूछ रही है, आखिर वह किसे ढूंढ रही है। जब सतीश ने थोड़ा भरोसा बानी पर दिखाया तो बानी ने उसे अपने पिछले जन्म की घटना बताई और कहा कि वह अपने कातिलों को सजा दिलवाना चाहती है। सतीश को बानी की बात बड़ी अटपटी लगी। उसने बानी को समझने की कोशिश की कि पिछले जन्म की सजा इस जन्म में तुम नहीं दिलवा पाओगी। यह सब बेबुनियाद है, लेकिन बानी ने यह संकल्प लिया था कि वह सजा दिलाए बिना तो चैन से नहीं बैठेगी। बानी ने बड़े प्यार से सतीश को समझाया और कहा कि उसकी इस लड़ाई में उसे आने की जरूरत नहीं है, वह खुद संभाल लेगी। लेकिन सतीश उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन बानी और सतीश एक साथ कुछ लोगों को ढूंढने लगे। दरअसल बानी के हत्या में 4 व्यक्तियों का हाथ था, जिसमें से एक को ढूंढने में बानी और सतीश कामयाब रहे। बानी को उसी व्यक्ति का पता चल गया था। वह सतीश को लेकर उस व्यक्ति के पास गई जिस व्यक्ति का पता बानी को चला था। वह रामलाल था। अब वह 54 वर्ष का हो चुका था। रामलाल को देखते ही बानी गुस्से से आग बबूला हो गई और कहा, कैसे हैं आप रामलाल चाचा? यह आवाज सुनकर रामलाल चौंक गया। पहचाना मुझे? बानी ने पूछा। रामलाल ने इनकार कर दिया। रामलाल की पत्नी और उसकी एक बच्ची भी वहीं मौजूद थी। बानी ने रामलाल की बेटी को अपनी गोद में उठाया और कहा कि मैं भी इतनी ही छोटी होगी ना चाचा, जब आपने और आपके 3 दोस्तों ने मेरे साथ घिनौनी हरकत की थी। यह सुनकर रामलाल के होश उड़ गए। रामलाल की पत्नी घूर घूर कर रामलाल को देखने लगी। मेरी माँ आप पर बहुत भरोसा करती थी और आपने क्या किया? एक माँ से उसकी बच्ची छीन ली। अगर मैं आपकी बच्ची हमेशा के लिए छीन लूं तो? रामलाल को आभास हो गया था कि लड़की किस बारे में बात कर रही है, लेकिन फिर भी बीवी और बच्चे को पास में देखकर उसने कुछ नहीं किया और बानी को घर के बाहर जाने के लिए लगातार कहने लगा। रामलाल की हरकत पर बानी को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। पिछले जन्म में तो तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन इस जन्म में मैं तुम लोगों को उसकी सजा दिलवा कर ही रहूंगी। बनी चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगी कि बताओ तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ हैं? लेकिन रामलाल ने कुछ नहीं कहा, परंतु रामलाल की पत्नी ने बानी से पूरी बात बताने को कहा। बानी कहने लगी कि पिछले जन्म में रामलाल मेरे घर पर खाना बनाया करते थे। मेरी माँ एक कंपनी में काम करती थी। मेरा ध्यान रखने के लिए उन्होंने रामलाल को रखा था। रामलाल मेरा खूब ख्याल भी रखता था, लेकिन एक दिन उसने अपने कुछ दोस्तों को घर बुला लिया और उन लोगों ने मिलकर मेरे साथ दुष्कर्म किया, मुझे जख्मी किया और जिसे मेरी माँ ने मेरी रक्षा के लिए रखा था उसने ही हैवानियों की तरह मेरे साथ
इतना कहकर बानी फूट फूट कर रोने लगी। उसने खुद को संभालते हुए फिर कहा, मेरे साथ दुष्कर्म करने के बाद इन लोगों ने मुझे इतना जख्मी कर दिया था कि उस जख्म को मैं सह नहीं पाई और मेरी मौत हो गई थी। रामलाल चकित रह गया और कहा, काव्या? बानी ने कहा, हाँ मैं काव्या हूँ, और यह बात मुझे मेरे बचपन से परेशान कर रही थी। लेकिन जब मेरे कोच ने मेरे साथ बदतमीजी की तब मुझे सारी घटना साफ साफ याद आई और अब मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी दोस्तों को सजा दिलाऊंगी। सतीश बानी के बगल में खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा था। बानी की बातें सुनकर उसे भी रोना आ गया और उसके अंदर बानी के लिए और भी ज्यादा प्यार उमड़ पड़ा। वहीं रामलाल की पत्नी ने अपने पति के बारे में यह सब सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और बानी से कहा कि वह उसके साथ है, क्योंकि उसकी बेटी भी कल को कोई अगर उसके साथ कुछ ऐसा करेगा तो वह उसके लिए भी लड़ेगी, भले ही बदतमीजी करने वाला उसका पति ही क्यों ना हो। उसके बाद बानी ने उन सब के खिलाफ आवाज उठाई। बानी की माँ को जब पता चला तो वह भी बानी के साथ खड़ी हो गई और साथ दिया। अब बानी को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। उसके सीने से काफी बड़ा बोझ निकल गया था। काफी साल केस लड़ने के बाद काव्या के कातिलों को सजा मिली और बानी यह केस जीत गई। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कभी ऐसी कोई घटना घटी है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।